भूपेश दाऊ जी पहले ही कहलाते थे, अब कका भी हो गए। उसके लिए ये बिहारी त्योहार था। छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं में सर्व स्वीकार्य सबसे बड़ा चेहरा बनने की थी, लेकिन वे अपना गुरु मोदी को मानते हैं। टी.एस. सिंहदेव को घेरना चाहते थे। यह इस मोर्चे पर भी भाजपा को चित करने का दांव। इन दो सीटों में प्रकाश को हराकर भिलाई में एक नई इबारत लिखी है। वो साल 2021 था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को 3 साल हो चुके थे। भूपेश बघेल की ये सरकार अपने से 15 साल पहले की अजीत जोगी सरकार से कहीं अधिक छत्तीसगढ़िया मनखे को शीर्ष पर रखने वाली दिखाई दे रही थी। अजीत जोगी छत्तीसगढ़िया पहचान को लेकर अति आक्रामक नहीं थे। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनते ही छत्तीसगढ़िया आदमी के स्वाभिमान को शीर्ष पर ले जाने की बातें करने लगे थे। भूपेश सरकार के इवेंट्स छत्तीसगढ़ के लोकल सेंटिमेंट्स को छूने में कामयाब भी रहे। लगातार 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के मुकाबले छत्तीसगढ़िया मूल के मतदाता भूपेश से ज्यादा लगाव रखते थे। जैसे अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली में भाषण को अनिवार्य बना दिया था, वैसे भूपेश बघेल ने सरकार के सारे कार्यक्रमों, अभियानों और योजनाओं तक में छत्तीसगढ़िया स्टाइल को जरूरी कर दिया था। भूपेश दाऊ जी पहले ही कहलाते थे, अब कका भी हो गए। शासन प्रशासन का छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ियों से संवाद देखते ही बनता था। स्थानीय भावनाओं को तवज्जो देने की ऐसी बयार पहले नहीं देखी गई थी। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया पहचान को ब्रांड बना देने वाले यही भूपेश बघेल आज से लगभग 3 साल पहले यानी बीते विधानसभा चुनाव के ठीक पहले छठ की छुट्टी का ऐलान कर देते हैं। वे इसकी जोरदार बधाई भी देते हैं। छत्तीसगढ़ बिहार के बाद छठ पर सरकारी सार्वजनिक अवकाश देने वाला दूसरा राज्य बन जाता है। शहरों में रहने वाला छत्तीसगढ़िया भले ही इस फैसले को पचा गया हो, गांवों में रहने वाले छत्तीसगढ़िया को तो ठीक ठीक छठ का भी नहीं पता था। वे जानते भी नहीं थे छठ क्या है। उसके लिए ये बिहारी त्योहार था। वैसे असंतोष शहरों और गांवों में बराबर ही था। शहरों में कम दिखा क्योंकि शहरों में ही बिहार, यूपी व अन्य प्रदेशों से आए लोग ज्यादा निवास करते हैं और राजनीतिक रसूख भी रखते हैं। छठ की छुट्टी के जरिए भूपेश बघेल की कोशिश वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं में सर्व स्वीकार्य सबसे बड़ा चेहरा बनने की थी। तब अंदर की बातों में यह भी सुनाई में आता था कि भूपेश खुद को छत्तीसगढ़ का नरेंद्र मोदी बनाना चाहते थे। उनके करीबी पत्रकारों से कहा करते थे कि भले ही भूपेश कांग्रेसी हैं, लेकिन वे अपना गुरु मोदी को मानते हैं। विरोधी होकर भी भूपेश मोदी के जनता से कनेक्शन बनाने की कला के मुरीद थे। वैसे मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी मोदी सरीखी जन भावनाओं को कैश करने वाली थी, यह तो सबने देखा। राजनीति के अंदाजों में एक पुख्ता अंदाज यह भी है कि भूपेश बघेल की नजर सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर थी। छठ की छुट्टी से वे अपनी ही पार्टी में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी टी.एस. सिंहदेव को घेरना चाहते थे। टी.एस. सिंहदेव के इलाके में पैठ का छठ की छुट्टी से बेहतर रास्ता नहीं हो सकता था। भूपेश अपने कार्यकाल के दौरान सरगुजा में अति सक्रिय रहे। छत्तीसगढ़ का मोदी बनने से पहले बघेल सरगुजा का सिंहदेव बनना चाहते थे। भूपेश बघेल 2.5 साल के मुख्यमंत्री वाले अपुष्ट समझौते के हवा में होने से परेशान रहे होंगे, इसमें शक नहीं। उन्हें इतना तो यकीन था कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ही बहुमत मिलेगा और सरगुजा इलाका अगर टी.एस. सिंहदेव के प्रभाव से मुक्त होकर उनके पक्ष में दिखाई देता है तो उनके दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के सामने कोई बड़ा रोड़ा नहीं रहेगा। सरगुजा की राजनीति बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों से प्रभावित है। सरगुजा की छत्तीसगढ़ी में भी भोजपुरी या सामान्य भाषा में कह लें तो बिहार यूपी का लहजा मिलता है। हो सकता है भूपेश बघेल ने इन्हीं बिहार यूपी की संस्कृति से अब भी जुड़े मतदाताओं को लुभाने के लिए छठ की छुट्टी निश्चित कर दी हो। बाहर से देखने पर इसमें भूपेश का जा कुछ भी नहीं रहा था, लेकिन एक खाटी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के पक्ष में यूपी बिहार से आए मतदाता आ सकते थे। बाहर से देखने में छठ की छुट्टी बड़ी मंझी हुई चाल लग रही थी। भाजपा पर यूपी बिहार के लोगों को आगे रखने का इल्जाम पहले भी था। यह इस मोर्चे पर भी भाजपा को चित करने का दांव था। छठ की छुट्टी में राजनीति ही सही, लेकिन बड़ी भावनात्मक अपील तो थी। उस समय भूपेश बघेल मानकर चल रहे थे कि भाजपा जमीन पर पस्त पड़ चुकी है। भाजपा के पास उनके छत्तीसगढ़िया ब्रांड के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह की चाउर वाले बाबा की छवि को भी ध्वस्त करार दे गए थे, ये बताते हुए
कि रमन सिंह ने अपने लगातार 3 कार्यकालों में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं किया। वे बाहर से आकर छत्तीसगढ़ में बसे लोगों को पनपाने में लगे रहे। लेकिन भूपेश बघेल के राजनीतिक पैतरों से जुड़ी मेरी भी एक थ्योरी है कि छत्तीसगढ़ की छुट्टी केवल सरगुजा की 14 सीटों पर पेट बनाने तक सीमित नहीं थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर जैसे शहरों में भी बाहर से आकर अपनी संस्कृति को छत्तीसगढ़ में जीवंत बनाए हुए लोगों की तादाद कम नहीं है। इस तादाद का असर दुर्ग के अंतर्गत आने वाली 2 विधानसभा सीटों भिलाई और वैशाली नगर में सबसे ज्यादा है। इन 2 सीटों में बिहारी मतदाताओं की तादाद बताने की जरूरत नहीं है। अब इन 2 सीटों में कौन कौन जीतेगा या बिहार से आकर यहाँ बसे वोटर तय करते हैं। अगर मैं यह कहूँ तो गलत नहीं होगा। इन 2 सीटों में भी एक भिलाई की सीट भूपेश बघेल के चहेते युवा नेता और भिलाई के वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव की राजनीतिक जमीन है। आज से 13-14 साल पहले देवेंद्र यादव एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। वे राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए चंदा मांगने के आरोप में निलंबित कर दिए गए थे। एक सीडी सामने आने की वजह से ये सब हुआ था, जिसमें कथित रूप से देवेंद्र चंदा मांगते दिख रहे थे। इस तरह के निलंबन के बाद तो युवा नेताओं की राजनीति पानी मांगने लगती है। तब किसने सोचा था यही देवेंद्र एक दिन राज्य कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में शुमार होंगे। देवेंद्र यादव का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प है। वे एनएसयूआई से निलंबित होने के बाद भिलाई की राजनीति में ऐसे उठे कि आज उनकी वजह से प्रेम प्रकाश पांडे जैसे दिग्गज परेशानी में है। देवेंद्र ने प्रेम प्रकाश को हराकर भिलाई में एक नई इबारत लिखी है। आज भिलाई से बाहर भी देवेंद्र का नाम चलता है। कांग्रेस उनमें अपने भविष्य का नेता देखती है, जबकि कभी प्रदेश में नाम रखने वाले प्रेम प्रकाश पांडे अब भिलाई के बाहर कम ही दिखाई देते हैं। राजनीति भी कैसे रंग बदलती है कि नेता अपना ढंग भूल जाते हैं। महापौर, 2 बार का विधायक और हाई प्रोफाइल बिलासपुर सीट से लोकसभा प्रत्याशी होना, वो भी इतने कम समय में बहुत कम लोगों को कम उम्र में और विशेषकर राजनीति में इतनी शानदार जगह मिलती है। राजनीतिक समीकरणों को जिस एंगल से मैं और मेरी टीम देखती है, उस हिसाब से भूपेश बघेल ने देवेंद्र यादव को भिलाई सीट को भी कहीं ना कहीं दिमाग में रखा होगा, छठ की छुट्टी को सरकारी बनाते हुए। भूपेश ने ही देवेंद्र यादव का राजनीतिक कद बनाया। देवेंद्र दाऊ जी को अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। गुरु ने छठ की छुट्टी को सियासी बिसात पर आगे रखते हुए यह भी जरूर ही सोचा होगा कि इससे मेरे चेले देवेंद्र को फायदा होगा। उसके निर्वाचन क्षेत्र में बिहार का बड़ा असर है। प्रेम प्रकाश पांडे कभी भी बाजी उलट सकते हैं, तो अगर मैं छठ की छुट्टी देता हूं, इससे देवेंद्र को भी तो फायदा ही होगा। वो कह सकता है, देखो मेरे गुरु ने, जिसने मुझे बनाया, उसने छठ की छुट्टी भी दिला दी। मेरी टीम का तो यह भी अनुमान है कि छठ की सरकारी छुट्टी रखने का कारण केवल भिलाई के ही नहीं, वैशाली नगर के मतदाता भी थे। भूपेश का बंगला जहां अभी ईडी का रेड पड़ा था, वो भी भिलाई में ही है। दाऊ जी राज्य में अगर किसी क्षेत्र की राजनीति के नस नस से वाकिफ हैं, तो वो है दुर्ग, जहां उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र पाटन भी आता है। वे भिलाई और वैशाली नगर के राजनीतिक गणित से वाकिफ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके चेले देवेंद्र यादव ने भिलाई में अपने जनाधार साबित किया है। कभी कांग्रेस, कभी भाजपा वाली भिलाई विधानसभा सीट अब लगातार 2 बार से कांग्रेस के पास है। राजनीति के चश्मे से देखा जाए तो इस तरह दाऊ जी ने छठ की छुट्टी से छत्तीसगढ़ की 16 सीटों के लिए सीधा दांव चला था। सरगुजा इलाके की 14 और दुर्ग क्षेत्र की 2 सीटों के लिए, मगर बिसात बुरी तरह से बिखर गई। इन 16 में से 15 भाजपा की झोली में चली गई। बिसात में भूपेश का एक ही मोहरा चला, उनका अपना देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव ने एक बार फिर प्रेम प्रकाश पांडे को हरा दिया और अपने गुरु के विश्वास को कायम रखा। यानी छठ की छुट्टी के दांव से कांग्रेस को केवल भिलाई की सीट मिली, जहां पहले से देवेंद्र यादव मजबूत थे। सरगुजा में टीएस सिंहदेव खुद अपनी सीट हार गए। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतर रहा 19। भाजपा को मिली 24 और कांग्रेस को 35 सीटें। सोचिए, यह सरगुजा की 14 सीटें हार जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान साबित हुआ। भाजपा और कांग्रेस के बीच 19 सीटों के अंतर में अकेले 14 सीटें सरगुजा से हैं। कह सकते हैं सरगुजा ने भूपेश को हरवा दिया। भूपेश सरगुजा से तो हारे, छठ की छुट्टी के दांव ने उनके छत्तीसगढ़िया ब्रांड को भी गिरा दिया। भूपेश बघेल का बिहार यूपी प्रेम वहां की लोक संस्कृति को छत्तीसगढ़ के लोकाचार में जगह देने की कोशिश
उनके अपने समर्थकों को भी रास न आई। दाऊ जी बाहर तो हारे, अपने घर में भी अपने लोगों के बीच भी खास कुछ न कर पाए। उनकी ठेठ छत्तीसगढ़िया छवि एंटी इनकम्बेंसी को रोकने में नाकाम रही। मैं सीटें गिनाने लगूं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना बताना ही काफी होगा कि छत्तीसगढ़ियावाद का झंडा लेकर छठ की छुट्टी देना छत्तीसगढ़ की सोचकर वोट देने वालों को इतना खटका कि कांग्रेस वहां भी हार गई जहां वो जीतती दिख रही थी। आप क्या सोचते हैं, भूपेश बघेल ने किस प्रभाव में आकर छठ की छुट्टी का ऐलान किया था? कमेंट कर ये बात जरूर बताइएगा। क्या वह अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला निर्णय साबित हुआ? इस एंगल से भी सोचिएगा। मैं आपसे इजाजत लेता हूँ इस वीडियो की इस अंतिम बात के साथ कि पिछली बार जब आपने विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला था, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार चुनने के लिए वहां के मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। दिल्ली से रायपुर तक बैठे बैठे मीडिया के तमाम एक्सपर्ट ने छाती ठोक कर दावा किया था कि भाई कुछ भी हो जाए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ही बनने जा रही है। भूपेश बघेल ने ऐसी ऐसी योजना चलाई है कि क्या कहने। भाजपा के मुख्यमंत्री भी जिन्हें फॉलो करते हैं। भूपेश ने धार्मिक ध्रुवीकरण भी नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात और फैक्टर कि वे राज्य के लोकल सेंटिमेंट्स का बहुत ख्याल रखते थे। इन एक्सपर्ट्स में से किसी ने आपको ये छठ की छुट्टी वाला एंगल नहीं बताया होगा। जमीन में चुप रहकर भी बहुत कुछ बोला जाता है। उसी आवाज से हमने सुना कि छठ की बस एक छुट्टी ने लोकल सेंटिमेंट्स की पॉलिटिक्स की हवा निकाल दी। भूपेश न छठ वालों के रहे और न छत्तीसगढ़ियों के। तो बने बिगड़े और बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों की विशुद्ध जमीनी जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर मुझे इस फील्ड में जिंदा बनाए रखें। आपका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपका देवव्रत।